थे बात भाग 5 में कार्यपालिका के बारे में विस्तृत पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने समझाया था कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल दोनों एक ही चीज है। तो मैंने राष्ट्रपति पर पढ़ा दिया है, उपराष्ट्रपति पर पढ़ा दिया है। आज मैं कार्यपालिका के अंग के ही प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के बारे में विस्तृत बताने आया हूँ। देखिए, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के लिए दो अनुच्छेद दिया गया है भारतीय संविधान में, एक 74 और एक 75। देखिए, भारतीय प्रधान में भारत में जो अपनाया गया है वह संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। क्या है? संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। इसको कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसको कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको कहा जाता है। और संसदीय प्रणाली में देखा जाता है इसके दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक प्रधान। हमारे संसदीय प्रणाली में जो सिस्टम चल रहा है उसमें दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र होते हैं और एक वास्तविक प्रधान होते हैं। तो नाम मात्र भारत में राष्ट्रपति को कहा गया है और संसद के वास्तविक प्रधान जो है कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री को कहा गया है। अब प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्यों कहा गया है? तो राष्ट्रपति को जितनी भी ताकत दिया गया है, जितनी भी शक्तियां दिया गया है, जितने भी कार्य दिए गए हैं, उन सारे शक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री। इसीलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 74। ठीक ना? ये अनुच्छेद 74 जो कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक ना? यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उनको कार्यों में हाथ बटाने के लिए, उनके कार्यों को आसान बनाने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसकी मालिक प्रधानमंत्री होंगे, जो कि उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 75 कहता है कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अन्य सारे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर जी, हाँ बोलिए। राष्ट्रपति तो पहले ही रहेला चुनाव घड़ी, हाँ, क्यों ना क्यों रहते हैं। अब कोई दिन की ना बने प्रधानमंत्री नहीं ना, वो बात नहीं है। पर उसमें क्या होता है आगे आपको समझाना है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। नेता तो कौन जाने बड़े कहेगी ना बने हो बने। नहीं ना, वो बात नहीं होता है पहले से। अब देखते हैं कि नियुक्ति, तो राष्ट्रपति को नियुक्ति जो होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनको शपथ भी वही दिलाते हैं। ठीक ना? क्योंकि जैसे हम अब समझाए थे कि सामान्य सांसद जो होता है वह विधायिका का अंग होता है, जैसे उसको मंत्री पद मिल जाता है तो वह कार्यपालिका का अंग बन जाता है। तो कार्यपालिका का अंग बन गया तो उनको शपथ जो है कार्यपालिका का प्रधान दिलवाएगा, तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इसलिए सारे प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को जो है शपथ दिलवाएंगे भारत के राष्ट्रपति ही, और उनको बर्खास्त भी वही कर सकते हैं। अब देखते हैं निर्वाचन। तो भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसको समझते हैं। देखिए, निर्वाचन होता है सांसदों का, जैसे हम लोग वोटिंग देकर निर्वाचित करते हैं और इन लोगों को चुनकर हम भेजते हैं सांसद लोगों का। अब सांसद लोग क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, नाम का सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कि हम लोग फलाना व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करने जा रहे हैं, मैंने हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं, आप उसकी नियुक्ति करिए। निर्वाचन और नियुक्ति में यही अंतर है कि जो जनता के बीच से चुन कराते हैं उसको निर्वाचन कहते हैं, वहां पर चुनाव हो जाता है। लेकिन जब उस किसी के नाम का नॉमिनेट करते हैं, नामांकित करते हैं या सिफारिश करते हैं, नामित करते हैं, उसको कहा जाता है नियुक्ति। समझ रहे ना? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। चुनाव हम लोग सांसदों का करते हैं, लोकसभा सांसदों का, जो उन 543 सांसदों को चुन कर जाते हैं। यही 543 सांसद क्या करते हैं? अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनते हैं। आगे देखते हैं कि यह प्रधानमंत्री जो होगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। कौन सी होगा? जो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेंगे उसमें वह व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत दल का नेता का मायने ये है कि टोटल सीट है, मान लेते हैं 100 सीट है, तो
तो 100 सीट का 1/2+1 चाहिए उस बहुमत दल के नेता के पास, तब वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। यानी 100% सीट में उसके पास अगर 51% समर्थन मिल गया तो वह व्यक्ति बहुमत दल का नेता माना जाएगा और वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे। तो यही लिखे है कि कुल सीट गुने 1/2+1, यानी कि कुल सीटवा का आधा प्लस 1 ज्यादा होना चाहिए, तो वह व्यक्ति बहुमत दल का नेता साबित हो जाता है और उसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नियुक्त कर लेते हैं। ठीक ना। आप देखते हैं कि यह प्रधानमंत्री जो होंगे लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, दोनों से हो सकते हैं। राज्यसभा से बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी राज्यसभा सांसद जीत कर बनी थी, आगे चलकर वह प्रधानमंत्री के लिए उसको बहुमत मिल गया। फिर दूसरा का प्रधानमंत्री आते हैं आगे उसके, तो मनमोहन सिंह भी राज्यसभा सांसद थे, तब प्रधानमंत्री बने थे। अब बात आता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आम आदमी भी जिसकी उम्र 25 वर्ष हो उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या कोई भी मंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के अंदर उसको सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। सदन का सदस्य का मतलब यह है कि भारतीय संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हाँ, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो इन दोनों सदनों में से 6 माह के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण कर लेना चाहिए कि तो लोकसभा से चुनाव जीत जाए या फिर राज्यसभा से चुनाव जीत जाए 6 माह के अंदर। तो यही बात लिखे है कि बिना सदन के सदस्य के भी कोई व्यक्ति पीएम हो सकता है 6 माह के लिए। अगर वह 6 माह के अंदर किसी भी सदन के सदस्य बन जाता है, मान लेते हैं लोकसभा का या राज्यसभा का, तो वह प्रधानमंत्री भी हमेशा के लिए बन जाएगा, मैंने हमेशा के लिए एक कार्यकाल अवधि के दौरान। अब देखते हैं उम्र, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, समझ रहे ना। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष चाहिए। तो यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को होता है कि अगर पूछता है कि कोई भी भारतीय संसद में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए, कम से कम उम्र 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि आप लोकसभा से भी तो जीत सकते। हाँ, मान ली 25 वर्ष में प्रधानमंत्री के बन गए, लोकसभा सीट हार गई, राज्यसभा की तो उम्र नहीं है, तो राज्यसभा का उम्र ही नहीं, तो उस अवधि में क्या कराया जाता है कि अब उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि उम्र चाहिए ना कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते, अभी मोदी जी कहाँ से है, मोदी जी लोकसभा से चुनाव जीते हैं, बनारस में जीते हैं ना, तो यह लोकसभा सदस्य है, मोदी जी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। तो अगर लोकसभा से 25 वर्ष में चुन कर जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम उम्र 25 वर्ष चाहिए। चाहे हम भी है, हमारा उम्र 25 वर्ष हो गया है, तभी हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं या कोई मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही रहेगा कि राष्ट्रपति हमको शपथ तो दिला देंगे, लेकिन 6 माह के अंदर मुझको क्या होता है कि तो लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना चाहिए हमको 6 माह के अंदर, यही शर्त है। अगला देखते हैं कि अधिकतम बार प्रधानमंत्री बनना। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नो लिमिटेशन, नो लिमिट। जब तक उस व्यक्ति को लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो रहा है तब तक वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। नहीं समझे, माने जब तक लोकसभा में खुद को वह बहुमत दल का नेता साबित करता रहेगा वह व्यक्ति, तब तक वह व्यक्ति प्रधानमंत्री भारत का बना रहेगा। देखिए, जो भी आप पढ़ लिख कर जाइएगा, ठीक ना, चुनाव के माध्यम से नहीं, अगर आप पढ़ कर प्रतियोगिता परीक्षा पास कर जाइएगा तो उसके लिए लिमिटेशन रहता है कि 65 वर्ष पर रिटायर हो जाइएगा। लेकिन निर्वाचन से आप चुनाव के माध्यम से जाइएगा कहीं पर भी तो आपका अनलिमिटेड, मरे के दिन तक ले आप उस पद पर बने रहिएगा, बस चुनाव जीतते रहिए। अगला देखते हैं कि शपथ। राष्ट्रपति को सुनिए, राष्ट्रपति को शपथ ना, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों शपथ दिलाते हैं? क्योंकि कार्यपालिका का अंग प्रधानमंत्री बन जाता है और कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। आप देखते हैं कि कार्यकाल, बेसिक रूप से कार्यकाल हम लोग 5 वर्ष देखते हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन ऐसा ओरिजिनल बात आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह व्यक्ति
प्रधानमंत्री बना रहेगा। क्योंकि मान लेते हैं अभी प्रधानमंत्री बना है, ठीक, अब 5 वर्ष के लिए लोकसभा का सीट है, लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन इस दौरान होता क्या है कि अगर जो बहुमत दिया है पार्टी, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे पार्टी मिलकर संगठन करके उसको प्रधानमंत्री बनाए, अपना वह समर्थन खींच लेगा तो प्रधानमंत्री हट जाएगा। तो उस दौरान में क्या करेंगे कि राष्ट्रपति दोबारा उसको हटाएंगे, उसको बर्खास्त करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए न्योता देंगे राष्ट्रपति। इसके बाद अगर वह बहुमत साबित कर देता है तो उसको शपथ दिलाएंगे, समझ लेना। तो बेसिक रूप से देखा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी हम लोग 5 वर्ष देखते हैं लगभग। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना मिलता है। तो जितना सभी सांसदों को वेतन मिलता है उतना ही प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो उसको वेतन और भत्ता मिल जाता है, जो भत्ता अतिरिक्त भत्ता प्रधानमंत्री को दिया जाता है। क्योंकि वो देखते हैं कि जितना सांसद को सुरक्षा रहता है उतना सुरक्षा प्रधानमंत्री को नहीं रहता, उससे 10 गुना 100 गुना भी ज्यादा सुरक्षा मिल जाता है, ठीक ना। तो जो वेतन मिलता है सारे सांसदों के बराबर ही वेतन मिलता है, लेकिन कुछ उसमें अतिरिक्त भत्ताएं इनको दी जाती है प्रधानमंत्री को। अगर वह प्रधानमंत्री भी है और सांसद भी है, जैसे मोदी जी बनारस में सांसद है, तो सांसद का भी वेतन पाएंगे और प्रधानमंत्री का भी वेतन पाएंगे, ठीक ना। हाँ, दोनों पाते हैं उस स्थिति में, क्योंकि लोकसभा सदस्य है तो लोकसभा सदस्य का वेतन पाएंगे ही। इसके बाद प्रधानमंत्री, देखिए लगभग एक घड़ी वेतन लगभग 2.5 लाख के आसपास है, एक्यूरेट नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक ना। संचित निधि से अगर वे, और दूसरा का बात है कि प्रधानमंत्री चाहे सभी सांसदों को वेतन तय कैसे किया जाता है, तो वे वेतन सांसदों द्वारा तय होता है, ठीक ना। माने संसद अपने में वेतन तय कर लेगा कि हम लोगों को कितना मिलना चाहिए, अपने मनमाना ढंग से जितना चाहेगा उसका वेतन कर सकता है। हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना तक क्लियर समझ लिए। अब आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है और शक्तियां क्या है। तो लेवल स्तर पर समझाए हैं। पहला, मंत्री परिषद से संबंधित जिसके पास कार्य और शक्ति है। तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता के करता है, तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक को भी बुलाते हैं, बुलाने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। देखिए, बैठक को बुलाना, तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों की बैठक को भी बुलाते हैं। स्पष्ट है ना जी? हाँ। इसके बाद मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य की समीक्षा, जितना भी विकास कार्य होता है सारे मंत्रियों, क्योंकि अलग अलग मंत्री पद पर विराजमान है, तो उन लोगों के माध्यम से अलग अलग विकास हो रहा है। जैसे रेल मंत्री है तो रेल के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ठीक ना। हाँ। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं प्रधानमंत्री। आगे दिया गया है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, उनको शपथ दिला सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर ही। आगे दिया गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित इनको पास कितना पावर है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जितना अधिकार है, सारे अधिकारों को, सारे शक्तियों को, सारे पावर को इनका अप्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं प्रधानमंत्री। इसीलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद इसमें दिया गया है कि नियुक्ति संबंधी, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार, माने प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार है। उनको सलाह देंगे, कैसा सलाह देंगे। अगर भारत के कायक माने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, तो वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। महान्यायवादी कौन व्यक्ति होगा, इसकी सलाह वह राष्ट्रपति लेंगे प्रधानमंत्री से। इसके बाद यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगा, कौन व्यक्ति होगा, इस सलाह लेते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से। इसके बाद जितना भी भारत में आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, SC/ST आयोग, महिला विकास आयोग, जितना भी आयोग है, उन सारे आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं कि मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं। और कोई मंत्री गैर संवैधानिक कार्य करता है तो उसको बर्खास्त करने का पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन वह अपने मन से बर्खास्त नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री से सलाह या मशविरा लेकर ही वह बर्खास्त किसी भी मंत्री को कर सकते हैं। आगे दिया गया कि प्रमुख योजनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाना। प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि राष्ट्रपति से जो भी भारत सरकार योजना चलाती है
जो भी योजना, जितना भी योजना मान लेते 50 में योजना चलाया, तो सारी योजनाओं को राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री ले जाते हैं और ये अवगत कराते हैं कि इस योजना में इतना विकास कार्य हुआ है, इतना बाकी है। तो इस कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने को कहते हैं। संसद का सत्र 6 माह पे, पता होगा आप लोगों को, बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का 2 सत्र होता है, 6 माह पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं 6 माह पर, लेकिन वो भी बुलाएंगे तो राष्ट्रपति से सलाह लेकर, समझ रहे ना। चाहे आपातकालीन बैठक भी बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही बुलाते हैं। अब संसद संबंधी शक्ति या कार्य देखते हैं प्रधानमंत्री का, तो राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन करने की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकता है, लेकिन वो भी करेंगे तो प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही। और प्रधानमंत्री क्या होता है कि हर एक 5 वर्ष पर चुनाव होता है, तो एक बार लोकसभा का विघटन होता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं सिफारिश लेकर कि आप लोकसभा को विघटित कीजिए, ठीक ना। इसके बाद विघटन होता है तो फिर नए लोकसभा का गठन किया जाता है, तो वो नए लोकसभा का गठन राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब है कि संसद में सरकार की भूमिका जो है प्रधानमंत्री निभाता है। संसद में सरकार की भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है और जनता के प्रत्येक सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री से कोई जनता पूछ दिया, जनता के माध्यम से मैंने सांसदों से पूछा जाता है, तो जनता पूछ दिया कि हमारे लिए क्या कार्य किया गया है, विकास कार्यों को क्या किया गया है, तब जाकर संसद भवन चाहे लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री जवाबदेही होगा और बताएगा कि मैंने जनता के लिए क्या कल्याण के लिए कार्य किया है। तो जनता के सवालों को भी जवाब देता है प्रधानमंत्री। और अन्य कार्य देखा जाए, प्रधानमंत्री का अन्य कार्य देखा जाए तो नीति आयोग का यह खुद अध्यक्ष होता है। पहले इसका क्या नाम था? इसका पहले नाम था योजना आयोग, लेकिन 2015 ईस्वी में 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसको बदल दिया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होता है खुद प्रधानमंत्री। इसके बाद अंतर्राज्यीय विकास परिषद का भी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राज्यीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, ठीक ना। इसके बाद द्वीप विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। द्वीप विकास परिषद का मतलब भारत में 247 गो द्वीप है, तो 247 द्वीपों का मालिक प्रधानमंत्री है, क्योंकि अध्यक्षता उसी की करता है। तो द्वीप विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अब इससे अलग हट कर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम उम्र का युवा प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी थे 40 वर्ष की उम्र में। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई 78 साल के उम्र में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। तो 3 प्रधानमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसा प्रधानमंत्री थे जिसने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया, होता है ना। तो चौधरी चरण सिंह थे जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए। इसके बाद भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रधानमंत्री से आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा निकल जाए।